ये वॉशिंग मशीन मेरे मायके का है। नीरजा के स्वर में अहंकार का पुट था। चाची, ये क्या बोल रही हो आप? नीलू घबराकर बोली। सही कह रही हूँ, जिसे देखो वही मेरी चीजें इस्तेमाल कर रहा है, वो भी उल्टे सीधे बेतुके अंदाज में। अगर चीज बिगड़ जाए तो कोई स्वीकार भी नहीं करता कि उसकी गलती से चीज खराब हुई है। नीरजा कुट स्वर में बोली। नीलू, जो वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रही थी, चुपचाप उसमें से कपड़े निकालने लगी। नीलू पटना के एक स्कूल में कक्षा 8वीं की छात्रा थी। हर शनिवार की शाम वो कभी स्वयं तो कभी चाचा या भाई के साथ पटना से जहानाबाद आ जाती थी और रविवार शाम की शटल ट्रेन पकड़कर वापस पटना लौट जाती थी। पटना से जहानाबाद आने में 2 फायदे थे। सप्ताह भर के गंदे कपड़े घर पर धुलकर प्रेस हो जाते थे और वापसी में माँ इतना सूखा नाश्ता देती थी कि नीलू को बाजार की चीजें खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वो या तो मेस का खाना खाती थी या माँ का दिया हुआ नाश्ता। इस तरह पूरा सप्ताह आराम से निकल जाता था। नीलू के पिता नंद किशोर मखदूमपुर ब्लॉक में लिपिक के पद पर कार्यरत थे। मखदूमपुर जहानाबाद से लगभग 20 किलोमीटर दूर था, जहां वे रोज बस से आते जाते थे। नीलू का बड़ा भाई अभय था, जो पटना साइंस कॉलेज में इंटरमीडिएट का छात्र था। चाचा केशव सिंह पटना सचिवालय में सहायक के पद पर कार्यरत थे। संयुक्त परिवार था, सभी साथ रहते थे, इसलिए तेरे मेरे का कोई भाव नहीं था। जो चीज घर में था वो सबका था, सभी इस्तेमाल कर सकते थे, करते थे। पिछले सप्ताह नीलू ने इसी वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए थे, तब चाची ने मना नहीं किया था। नीलू 14 साल की थी, पर इतनी समझदार तो थी ही कि व्यवहार में फर्क समझ पाती। वो वॉशिंग मशीन से कपड़े वापस निकालकर बाल्टी में डाली और किचन में उसके लिए नाश्ता बना रही अपनी माँ के पास पहुंची। माँ, चाची को क्या हो गया है? नीलू रूहान से स्वर में बोली। क्या हुआ? नीलू ने दबी आवाज में सारा किस्सा बयान कर दिया। प्रभा देवी सख्ते में आ गई, मगर बेटी के सामने संयम बरतना ही उचित समझकर बोली, तुम बाल्टी में कपड़े गला दो, मैं गुजिया तलने के बाद तुम्हारे कपड़े धो दूंगी। पर माँ, रोना नहीं, वॉशिंग मशीन में वाकई कोई दिक्कत होगी। तुम जाकर अपने स्कूल का होमवर्क वगैरह देखो, मैं तुम्हारा सभी काम कर दूंगी। प्रभा देवी ने नीलू को उसके कमरे में भेज तो दिया था, पर अब वो खुद ही ख्यालों की दुनिया में विचरने लगी थी। 4 दिन पहले ही अभय ने जब चाचा की बुलेट की चाबी मांगी थी, तब भी नीरजा ने ऐसे ही कुट वचन बोला था, ये बुलेट तुम्हारे चाचा की नहीं है, मेरे दहेज में आई है। जिस मकान में पूरा परिवार रहता था वो स्वर्गीय ससुर कामता प्रसाद सिंह जी ने बनवाया था। 1500 स्क्वायर फीट में बना 2 मंजिला मकान इस तरह से बना हुआ था कि महज 2 दरवाजे बंद कर देने से घर 2 भाग में विभक्त हो जाता। एक मकान 2 मकान हो जाते। 2 परिवार राजी खुशी प्राइवेसी से रह सकते थे। ससुर जी ने जब मकान बनवाया था तभी उनके मन में ये ख्याल आया था कि दोनों बेटे जब बंटवारा चाहेंगे तो बिना तोड़ फोड़ के आसानी से घर 2 भाग में बंट जाता। केशव और नीरजा की शादी हुए 5 साल होने वाले थे। एक 3 साल का छोटा बेटा भी था। नीरजा चाहती थी कि वो केशव के साथ पटना में रहे और अपने प्यारे बेटे को पटना के किसी बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ाए, पर केशव जहानाबाद छोड़ना नहीं चाहता था। कुछ तो उसे घर परिवार, दोस्त, रिश्तेदार अजीज थे और कुछ वो वास्तविकता से परिचित था। जहानाबाद में रहना खाना सब कुछ सस्ता था। पटना जाते ही सबसे पहले किराए पर मकान लेना पड़ता। हर साल मकान बदलने पड़ते। पारिवारिक सुख के माहौल से निकलते ही दूसरी ओर समस्याएं उत्पन्न होती। बड़े शहर का बड़ा खर्चा और फिर बच्चा अभी 3 साल का ही तो हुआ था। ऐसे में अनावश्यक खर्चा बढ़ाना उसे उचित नहीं लगता था। नीरजा का पटना के प्रति लगाव का एक कारण ये भी था कि उसका मायका पटना में था और उसके मायके वाले भी चाहते थे कि वो पटना में रहे। केशव को ससुराल के पास रहना भी ससुराल में रहने के समान लगता था। घर जमाई बनने वाली मन स्थिति में वो आना नहीं चाहता था, इसलिए वो मकान का किराया जैसे गैर जरूरी खर्चे गिनवाकर नीरजा को टाल रहा था। पिछले 2 महीने से नीरजा ने एक अलग राग अलापना शुरू कर दिया था। दरअसल शादी से पहले उसने पटना में रहते समय
ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ था। प्रशिक्षण के दौरान सभी उसके काम की तारीफ करते थे, तो उसे भी लगता था कि वो एक बेहतरीन ब्यूटिशियन बन सकती है। पटना के अपेक्षाकृत जहानाबाद में ब्यूटिशियन हेतु ज़्यादा संभावना नहीं थी, इसलिए खुद कमाऊंगी, आत्मनिर्भर बनूंगी, मैं अपने खुद के पैरों पर खड़ा होऊंगी, जैसे विचार उसके मन को कचोटते थे। माँ और बहन भी जब इस सिलसिले में कभी बात होती तो वे भी नीरजा को पटना में रहने के लिए उकसाती रहती थी। एक तरह से खुद के बारे में सोचना, अतिरिक्त आय का साधन ढूंढना गलत भी नहीं था, पर जब वो पति को कन्विंस नहीं कर सकी, उसे पटना में रहने के लिए तैयार ना कर सकी, तो एक अलग जिद ठान बैठी थी। कहती थी क्यों ना घर के फ्रंट हिस्से में वो ब्यूटिशियन का काम करे, कुछ विज्ञापन के कार्ड बनवाकर बिजली के खंभों पर या पेड़ पर लगवा दिए जाए। एक बार काम चल गया तो वो जहानाबाद में भी तरक्की कर सकती है। केशव इसके लिए भी तैयार नहीं हुआ था। उसकी कस्बाई सोच उसे पत्नी से काम करवाने की इजाजत नहीं देता था। वैसे भी वो सचिवालय में इतना कमा लेता था कि उसे छोटी मोटी आमदनी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आखिर इसी नौकरी और आय के कारण ही तो ससुराल वालों ने मोटा दहेज देकर उससे अपनी बेटी का ब्याह करवाया था। रात हुई, भोजन के उपरांत घर का हर सदस्य बिस्तर के हवाले था। छुरी जब तरबूज पर चलती तो छुरी को बहुत देर तक ध्यान नहीं रहता कि वो तरबूज के कितने अंदर तक सैर करके आई है। ये तो तरबूज को मालूम होता है कि छुरी ने उसे कितना अंदर तक काटा है, उसका मरम तक घायल कर दिया है। नीरजा को तो ख्याल भी नहीं था कि आज उसने क्या से क्या कर दिया है, बल्कि वो तो खुश हो रही थी कि उसने अपने मायके से आई चीज पर अपना नियंत्रण कर लिया है। पर प्रभा देवी अंदर तक घायल थी। सास ससुर की मृत्यु सिर्फ 6 माह के अंतराल पर हो गई थी। पहले सास की मृत्यु हुई थी, फिर ससुर भी देवलोक गमन कर गए थे। ससुर की मृत्यु के समय केशव सिर्फ 15 साल का था, बेबस, लाचार। अभी वो 10वीं भी पास नहीं किया था। प्रभा देवी ने केशव के लिए वो सब कुछ किया जो सास जीवित होती तो वो करती। भोजन, कपड़े, शिक्षा, यहाँ तक कि शौक भी, किसी चीज में कोई कमी नहीं। नंद किशोर जी ने कभी सोचा ही नहीं कि बेटे या छोटे भाई में क्या फर्क होता है। दोनों भाइयों में 10 वर्ष की आयु का अंतर था। जब केशव स्कूल जाना शुरू किया था तब नंद किशोर हाई स्कूल में थे। जब केशव हाई स्कूल में पहुंचा तब नंद किशोर कॉलेज पास आउट हो रहे थे। जब पिता की मृत्यु हुई, नंद किशोर जी नौकरी करने लगे थे। केशव को भी बड़े भाई से इतना लगाव था कि जब किसी चीज की जरूरत हो तो वो पिता के बजाय बड़े भाई से अपेक्षा रखता था। नंद किशोर ने भी छोटे भाई के किसी भी अभिलाषा को पूर्ण करने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। नंद किशोर जी ने तकिए से सिर टिकाया ही था कि प्रभा देवी बोल पड़ी, मैं कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। क्या कल मुझे किसी भी कीमत पर वॉशिंग मशीन चाहिए है तो घर में, वो हमारा नहीं है, वो नीरजा का है, उसके मायके से मिला है, उसके दहेज का सामान है। और फिर प्रभा देवी शाम की घटना, इससे पहले बुलेट मोटरसाइकिल की घटना तथा कई अन्य घटनाओं का उल्लेख विस्तार से करने लगी। अंत में बोली, बुलेट के लिए तो मैं कुछ नहीं कहती, पर वॉशिंग मशीन बहुत जरूरी चीज है, उसके बिना घर में गुजारा नहीं चल सकता। आजकल हाथ से कपड़े धोने की आदत भी छूट चुकी है और नीरजा के टोकने के बावजूद उसके दहेज का वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल अगर मैं करूं तो घर में कलह पैदा करने का काम होगा। आखिर ये घुन मेरे घर में भी लग ही गया। नंद किशोर जी ने गहरी सांस लेकर कहा। अगली सुबह रविवार का दिन होने के कारण घर में हर रोज की तरह भागदौड़ नहीं थी। सभी आराम से बैठे और दैनिक क्रियाओं के पश्चात नाश्ते के लिए बैठे। नंद किशोर जी, केशव, अभय, नीलू और केशव का बेटा गोलू नीरजा किचन में गर्मा गर्म पूरियां निकाल रही थी और प्रभा देवी परोसने का काम कर रही थी। नंद किशोर रात से ही परेशान थे। उनका रक्तचाप बढ़ा हुआ था। रात को दिमाग में मंडरा रहे विचारों ने उन्हें सोने नहीं दिया था। नाश्ता भी वो बेमन से ही कर रहे थे। नाश्ते के बाद उन्होंने केशव को अपने कमरे में बुलाया और बोले, बहुत जरूरी काम है, जल्दी आओ। जी भैया। कंकड़ बाग वाली जमीन की जो बातचीत चल रही थी उसका क्या हुआ? दरअसल पटना के
कंकड़ बाग के इलाके में केशव को एक प्लाट पसंद आ गया था। जमीन मालिक 1 करोड़ रुपए मांग रहा था। दोनों भाइयों ने तय किया था कि कुछ बचत से कुछ गांव की जमीन बेचकर कुछ लोन लेकर दोनों भाई उस जमीन को खरीद लेंगे, पर अभी तक सौदा तय नहीं हो पाया था। भैया 90% बात तय हो गई है। मैं चाह रहा हूँ कि दबाव बनाकर रेट थोड़ा कम करवाया जाए, पर अभी वो मान नहीं रहा है। 1-2 लोग से जो मेरे जान पहचान के हैं उनसे भी दबाव बनाने के लिए कहा है। अगर बात बन गई तो 10 लाख तक का फायदा हो जाएगा। मेरे हिसाब से इस सौदे को कैंसिल कर दो। जी क्यों? केशव हैरानी मिश्रित स्वर में बोला। इसलिए क्योंकि वो करोड़ों रुपए से ऊपर का काम है। उसमें अगर मैंने इन्वेस्ट किया तो मेरे बच्चों के करियर पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा। नीलू भी 14 साल की हो गई है। 4-5 साल के बाद उसकी शादी भी करनी होगी। अभी भी अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर दिया तो उसके लिए भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन और पढ़ाई का खर्चा होगा। वो सब मिलजुल कर हम लोग कर लेंगे ना। केशव बोला। ऐसा नहीं होता। अपनी अर्थी अपने कंधे। मेरे स्वार्थ के लिए आप लोगों को यूज नहीं कर सकता। वैसे भी पटना में इन्वेस्टमेंट मेरी चॉइस नहीं है। अगर आप वो जमीन खुद अकेले लेना चाहें तो ले सकते हैं, मेरे लिए संभव नहीं है। पर पहले घर के हालात अलग थे। पहले घर का हर चीज हर किसी का था, सबका था। जब घर में तेरे मेरे का भाव आता है तो सबका मेरा मेरा ही दिखने लगता है। और हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ। क्या? आवाज केशव के मुंह से निकला। माँ बाबूजी की मृत्यु के बाद बड़ा भाई होने के नाते मेरा आपके लिए, घर के लिए जो भी कर्तव्य था, मुझे लगता है मैंने बड़ी ही ईमानदारी से उसका निर्वहन किया था। आज आपके पास मुझसे अच्छी, बल्कि कहना चाहिए कि बहुत अच्छी नौकरी है। आपकी शादी भी हो गई है। आपका घर संसार भी बस चुका है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि आप लोग मुझे दायित्व भार से मुक्त करें और दोनों भाई वृक्ष की अलग अलग शाखाओं की तरह अपना अलग अलग विकास करें, विस्तार करें। भैया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। इससे पहले कि तेरे मेरे के भाव से घर का माहौल खराब हो, रिश्तों में तलखियां घुले, भाइयों में द्वेष या विवाद हो, हमें सौहार्दपूर्ण वातावरण में घर का बंटवारा कर लेना चाहिए। केशव जैसे जमीन पर गिर गया हो। हमें किसी पंच, पंचायत या रिश्तेदारों को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। कोई गवाह, कोई मुंसिफ की भी जरूरत नहीं है। नीरजा से बोलिए कि जो चीज उसके मायके से आई थी, जो चीज आप खरीद कर लाए थे, उन्हें अलग कर ले। बंटवारा सिर्फ उन चीजों का होगा जो माँ बाबूजी ने अपनी मृत्यु से पहले छोड़ा था। और मेरे मायके से जो आया था उसका क्या? प्रभा देवी जो दरवाजे की आड़ से सब सुन रही थी, दखल अंदाज हुई। नंद किशोर जी की आंखें धधक उठी। करूर भाव से उन्होंने पत्नी की ओर देखा। होठों से जैसे फुफकार निकली हो। तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने कहा? प्रभा देवी सहम गई। जाओ यहाँ से, और बिना अनुमति भाइयों के बीच बोलने से पहले 1000 बार सोचना। प्रभा देवी उनकी आंखों के सामने से ओझल हो गई। नंद किशोर जी थोड़ी देर तक विचलित से रहे, फिर बोले, अगले शनिवार तक आप लोगों को क्या चाहिए तय कर लीजिएगा और सुविधा अनुसार अपने हिस्से में रख लीजिएगा। हाँ, तब तक यानी अगले शनिवार तक खाना सामूहिक बनेगा। इस बीच जो चीज जिसे खरीदनी हो, व्यवस्था करनी हो, कर ले। केशव जो नीरजा की करतूतों से अनभिज्ञ था, उसके लिए हर चीज अप्रत्याशित थी। वो बड़े भाई से निवेदन करता रहा, मान मनुहार करता रहा, अपनी गलती पूछता रहा, उन भूलों के लिए भी माफी मांगता रहा जो उसे मालूम भी नहीं था। परंतु नंद किशोर जी का स्पष्ट मत था कि एक ना एक दिन जब बंटवारा होना ही है तो किसी और दिन का इंतजार क्यों। आज मन मारकर समझौता कर भी लिया गया तो ये समझौता कितने दिनों तक कायम रहेगा? नीरजा कब तक बर्दाश्त करेगी? फिर किसी दिन उसके मन में कुछ और आएगा, फिर कलह होगा। इसलिए बेहतर ये था कि जो होना है इसी बार हो जाए। उस दिन घर में कई काम हुए। केशव ने कठोरता पूर्वक नीरजा से जवाब तलबी की तो बुलेट और वॉशिंग मशीन वाली बात भी सामने आई। केशव सिर पकड़कर बैठ गया और बोला, तुम्हें वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल दिखा, पर ये नहीं सोच पाई कि
प्रभा भाभी ने सालों मेरे कपड़े अपने हाथों से धोए हैं, वर्षों तक मुझे खाना पका पका कर खिलाया था, और आज तुम्हें बुलेट की पड़ी है। अरे मोटरसाइकिल चलाना भी तो मैंने भैया की बाइक से ही सीखा था। नीरजा पति की डांट खाकर भी खुश थी। उसका घमंड उसे संयुक्त परिवार के लाभ को समझने ही नहीं दे रहा था। वो तो बंटवारे को अपनी सफलता समझ रही थी। उसका पति कमाता ज्यादा था, उन लोगों पर अभी जिम्मेवारी भी कम थी। अब वो पति को पटना शिफ्ट करने के लिए उकसा सकती थी। अगर केशव अब भी नहीं मानता तो वो जहानाबाद में ही घर के अलग हिस्से में ब्यूटी पार्लर खोल सकती थी। उसी शाम प्रभा देवी एक वॉशिंग मशीन और एक मिक्सर ग्राइंडर खरीद कर घर ले आई थी। नंद किशोर जी ने अपना फैसला सुना तो दिया था, पर सबसे ज्यादा व्यथित केशव था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। माता पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई भाभी ने उसे जिस तरह से रखा था, पाला था, वो उसे कभी भुलाया नहीं गया। बड़े भाई की मदद के बिना वो अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर सकता था। पटना के कोचिंग संस्थान में एडमिशन नहीं ले सकता था। यहाँ तक कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन भी नहीं कर पाता। जो व्यक्ति उन्हें या उनके परिवार को जानता था, हर कोई केशव को ही दोषी ठहराता, एहसान फरामोश समझता। इसलिए केशव ने तय किया कि जहानाबाद में रहकर बंटवारे की तोहमत झेलने से अच्छा है कि वो पटना में ही कुछ कर जाए। फिर वो समाज से कह सकता था कि प्रतिदिन के अप डाउन से उसे परेशानी हो रही थी, इसलिए उसने पटना में ही रहने का निर्णय लिया है। अब एक ही घर में 2 रसोई होने का कलंक भी नहीं लगाना था। 7 के बजाय 5वें दिन ही केशव ने जहानाबाद छोड़ दिया। मकान दिलाने में सालों ने व्यापक भूमिका निभाई थी। किराए का घर ससुराल के पास ही था। मन से वो बहुत आहत था, इसलिए बंटवारे के लिए भी वो नंद किशोर जी को ही उत्तरदायी समझता था, जो औरतों की बातों में आकर घर का बंटवारा कर रहे थे। नीरजा ऊपर से दुखी होने का अभिनय कर रही थी, परंतु उसका अंतर्मन प्रफुल्लित था। अंदर ही अंदर वो बहुत खुश थी। काश यही काम पहले हो गया होता तो अब तक वो पटना में सेटल हो गई होती। उसका ब्यूटी पार्लर भी मशहूर हो चुका होता। महज 15 दिन के अंदर ही नीरजा का भ्रम टूटा और माँ और बहन, जो अक्सर उसे पटना में सेटल होने के लिए उकसाती थी, अब नीरजा को उनसे अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा था। वो ब्यूटी पार्लर क्या चलाती, गोलू को पालना भी भारी पड़ रहा था। जहानाबाद में गोलू हमेशा प्रभा देवी से चिपका रहता था। कई बार तो रात में भी प्रभा देवी के साथ चिपक कर सो जाता था। यहाँ पटना में अभी भी घर सुसज्जित नहीं हुआ था। ठीक है, उसे दहेज में बहुत सारा सामान मिला था, परंतु छोटी मोटी बहुत सी चीजें अभी खरीदनी पड़ रही थी, जुटानी पड़ रही थी। भले ही किराए का मकान था, पर पर्दे तो खुद के लिए लगाना ही पड़ता है। कुछ फर्नीचर भी लेने पड़े। गैस स्टोव और गैस कनेक्शन जैसी चीजें भी जुटानी पड़ी थी। ना समझ गोलू को अभी तक समझ नहीं आया था कि घर में हुआ क्या है। वो अक्सर बड़ी मम्मी की पुकार लगाता हुआ प्रभा देवी को अपने घर में ढूंढता था। केशव पहले नीरजा से नाराज हुआ, फिर बड़े भाई के प्रति नाराजगी बढ़ती गई। क्यों? औरतों के विवाद के कारण उन्होंने आज्ञाकारी भाई की अवहेलना की। नाराजगी पहले क्रोध में, फिर प्रचंड आक्रोश में बदल गया। बाद में उसे भाई की हर डांट फटकार भी, जिसका अब कोई औचित्य ना था, बुरे स्मरण की तरह याद आने लगा। जिस भाई ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, पहली बार स्कूल लेकर गया था, कॉलेज में एडमिशन दिलाया था, बिना सोचे विचारे शिक्षा पर भरपूर खर्चा किया था, पल पल आलंबन बना था, सहारा दिया था, अब वही आंखों में खटकना शुरू हो गया। 2 माह तक जहानाबाद वाला मकान खाली रहा था। केशव का इरादा भी नहीं था कि वो उसे किराए पर चढ़ाए, पर जब पटना में प्रति माह 16,000 किराया देना पड़ा तो उसने मन मारकर जहानाबाद वाले मकान के अपने पोर्शन में 2 किराएदार रख लिए, जिनसे उसे प्रति माह 12,000 रुपये किराए के मिल जाते थे। बाद में किराएदारों के मिसबिहेव की शिकायत जब नंद किशोर जी ने केशव से की तो नाराज केशव भड़क उठा था। आपको तो सभी से तकलीफ है, पहले मुझसे हुआ, अब मेरे किराएदारों से भी तकलीफ होने लगी। जरा जरा सी बात का बतंगड़ बनाने लगा। रिश्ते शत्रुता में बदलते चले गए। कुछ समय और गुजरा। गोलू स्कूल जाने लगा तो नीरजा के अंदर का ब्यूटिशियन एक बार फिर जगा, पर जल्दी ही उसे पता चल गया कि समोसा बनाना और समोसा बेचना दोनों ही अलग अलग कला है।
वो समोसा बना सकती थी पर उसे बेचना नहीं आता था। वो किसी का श्रृंगार कर तो सकती थी पर ग्राहक जुटा पाना उसके बस में नहीं था। घर में वो पार्लर खोल ले, केशव इसकी इजाजत तो दे सकता था, पर नीरजा फुल टाइम कहीं ब्यूटिशियन की नौकरी करे, खुद केशव को गवारा नहीं था। जिस बच्चे के सुंदर भविष्य के लिए वे पटना आए थे, जब उस बच्चे का ठीक से पालन पोषण भी नहीं हो पाता, फिर ऐसी नौकरी, ऐसे पैसे का क्या औचित्य था। नीरजा का भ्रम टूटा तो उसका दर्द भी टूटने लगा। दिखावे के लिए वो अपने अमीर मायके का हवाला जरूर देती थी, पर सच्चाई उसे भी समझ आ रहा था। शादी के इतने साल बाद उसे मायके से क्या सहायता मिल सकती थी, इसे वो अच्छी तरह से जान गई थी। कई बार वो अपनी माँ से शिकायत भी कर चुकी थी कि तुम लोगों के भड़कावे में आकर मैं कहीं की नहीं रही। मैं ससुराल वालों से दुश्मनी करके सबसे बुरी बन गई। आज यहाँ मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। नीरजा को भली भांति एहसास हो चुका था कि वो बेवजह अमीर मायके का घमंड करती थी। माँ के पास सहानुभूति के बोल के अलावा और कुछ नहीं था। कभी कभार नीरजा के सुर में सुर मिलाकर नंद किशोर एवं उनकी फैमिली को कोस लिया करती थी। ज्यादातर वो खुद की दोनों बहुओं की शिकायत किया करती थी। बहन खुद की गृहस्थी में संघर्ष कर रही थी और मायके में दोनों भाइयों ने बंटवारा कर लिया था। स्थिति ऐसी थी कि अब मायके में कोई संयोग नहीं मिल रहा था, ना मिलने की अपेक्षा बची थी। अब नीरजा का घमंड सिर्फ पति के पद और वेतन के सहारे था। उसे लगता था कि उसके पति की आय अभी भी बड़ी भैया के वेतन से ज्यादा है और हम अब भी उनसे बेहतर जीवन शैली जी सकते हैं। उधर अभय का एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हो गया था। नीलू भी नीट की तैयारी करने के लिए राजस्थान के कोटा शहर में भेज दी गई थी। नंद किशोर जी पर आर्थिक दबाव तो था, पर बैंक प्रदत्त शिक्षा ऋण के कारण वो निर्वाध शिक्षा पर खर्चे कर रहे थे। बेटा एजुकेशन लोन लेकर पढ़ाई कर रहा था और बेटी की कोचिंग और रहने खाने का खर्चा वे अपनी जेब से करते थे। केशव के नंद किशोर जी से रिश्ते दिनों दिन बिगड़ते चले गए। घर के बंटवारे के बाद गांव की जमीन जायदाद का भी बंटवारा हुआ। दोनों भाइयों ने दो अलग अलग किसानों को अपनी अपनी जमीन बटाई पर खेती करने के लिए दे दी थी। बाद के दिनों में तो हालात ऐसे हो गए थे कि केशव कभी जहानाबाद आता भी था तो नंद किशोर जी से मिलने से कतराता था। उसकी भरपूर कोशिश होती थी कि भाई भाभी की मुलाकात से बचा जाए। लंच टाइम पर जब उसे भूख लगती थी तो वो किसी मित्र के घर या होटल में खाना खा लेता था। बंटवारे के बाद उसने बड़े भाई के घर एक गिलास पानी तक नहीं पिया था। नंद किशोर जी को आगे पीछे सब कुछ पता चल जाता था, परंतु उन्होंने जैसे उसे विस्मित कर दिया था, जैसे उसके होने और ना होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। पड़ता भी था तो कम से कम वे उसे व्यक्त नहीं करते थे, यहाँ तक कि प्रभा देवी के सामने भी नहीं। रविवार का दिन था, 4 दिन के बाद ही दिवाली थी। मकान भले ही किराए का हो, पर साफ सफाई तो रहने वालों को ही करनी होती है। नीरजा और केशव घर की साफ सफाई कर रहे थे। केशव के हाथ में झाड़ू था और वो बालकनी में एक स्टूल पर खड़ा होकर बालकनी की छत झाड़ रहा था। बैलेंस डगमगाए नहीं, इसके लिए नीरजा ने स्टूल को मजबूती से पकड़ रखा था। स्टूल प्लास्टिक का था, दिखने में काफी मजबूत था। पता नहीं केशव के भार से स्टूल का पांव मुड़ा था या झाड़ने के क्रम में जो हिलडुल हुई थी उसके कारण स्टूल एक तरफ दब गया था। केशव का भारी शरीर संभल ना सका और बालकनी के रेलिंग के पार कुछ क्षण हवा में रहा, फिर एक छज्जे से टकराता हुआ सिर के बल जमीन पर गिरा। एक साथ 2 चीखें गूंजी। बालकनी में हकबकाई सी नीरजा के होठों से और जमीन पर लहूलुहान हो चुके केशव के कंठ से क्षण भर में खुशी का माहौल मातम में बदल गया था। केशव थोड़ी देर तक झटपटाता रहा, फिर उस पर बेहोशी तारी होती चली गई। आवाज सुनकर कई लोग लपक कर वहां पहुंचे थे। केशव का सिर बुरी तरह से फटा हुआ था, कंधे लुंज पुंज हो चुके थे। किसी भले मानस ने एक गमछे से केशव का सिर जोरों से बांधा ताकि रक्त बंद हो सके, तो किसी ने एम्बुलेंस के लिए फोन कर दिया। आधे घंटे के अंदर जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करता हुआ केशव पटना मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में था। दोनों साले और साली भी अस्पताल पहुंच गए थे। बड़े साले ने कुछ सोचकर नंद किशोर जी को मोबाइल पर खबर दी थी। घर में जैसे कोहराम मच गया था।
3 घंटे के बाद नंद किशोर एवं प्रभा देवी भी पटना अस्पताल पहुंच गए। नंद किशोर जी ने करीबी दोस्तों से मदद मांगी थी। कुछ दोस्त नकद रुपए लाए थे तो कुछ दोस्तों ने अपना एटीएम कार्ड तक दे दिया था। घर में पड़े हुए पैसे भी ले गए थे और थोड़े पहनने के कपड़े रखकर पति पत्नी पड़ोस में रहने वाले एक टैक्सी संचालक से गाड़ी भाड़े पर लेकर पटना के लिए रवाना हो गए थे। जब वे अस्पताल पहुंचे तब तक केशव की सर्जरी शुरू हो गई थी। केशव की हालत गंभीर थी, सिर तो फटा ही था, कंधे और दाहिने हाथ की हड्डियां भी बुरी तरह से टूट चुका था। ज्यादा खतरा सिर की चोट से ही था। नीरजा ने जब नंद किशोर जी और प्रभा देवी को देखा तो उसे एक बार यकीन भी नहीं हुआ था कि संकट की घड़ी में वे लोग साथ थे। नीरजा की पलकें एक बार फिर भीग गई। वो चित्कार मारकर प्रभा देवी से लिपट गई। दोनों की आंखें बरसने लगी। जब रोना सिसकना कम हुआ तो नंद किशोर जी दखल अंदाज हुए। बोले, इलाज के लिए रुपए पैसे तो हैं, सचिवालय स्टाफ है, इसलिए पैसे की समस्या नहीं है। आगे पीछे सब कुछ मैनेज हो जाएगा। फिर भी कोई जरूरत हो तो बेझिझक बोलना, मैं इंतजाम करके आया हूँ। मैं भी अपने सारे गहने लेकर आई हूँ। प्रभा देवी धीरे से बोली, ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी भैया। उनके एक अफसर आए थे, बोल रहे थे कि अच्छा सा अच्छा इलाज होगा, जरूरत पड़ी तो एम्स भी भिजवा देंगे। कोई करे ना करे, पर इलाज और पैसों की कमी के कारण मैं मेरे भाई को कुछ भी नहीं होने दूंगा। नीरजा नंद किशोर जी को श्रद्धापूर्वक देखती रह गई। दीपावली की शाम थी। वातावरण में अंधेरा छाने लगा था। लोग दीपावली के दिए निकालने लगे थे और बच्चों ने पटाखे जलाने शुरू कर दिया था। केशव का ऑपरेशन सफल हो रहा था। टूटी हड्डियों में रोड डालकर प्लास्टर कर दिया गया था। फटा हुआ सिर सर्जरी कर टांके लगा दिए गए थे, पर कयामत अभी टला नहीं था। कॉम्प्लिकेशन कभी भी शुरू हो सकता था, इसलिए गहन जांच के लिए उसे आईसीयू में भर्ती किया गया था। आज सुबह से ही अस्पताल में मायके का कोई सदस्य नहीं आया था। सभी को अपने त्योहार की फिक्र थी, अपने बच्चों की खुशियों की परवाह थी। बुरे से बुरे हालात में भी कोई अपनी दिवाली नहीं छोड़ना चाहता था। प्रभा देवी और नंद किशोर जी जब से पटना आए थे, अस्पताल से वो कहीं बाहर नहीं गए थे। नहाना धोना भी वो वहीं अस्पताल के किसी बाथरूम में कर लेते थे। खाने के लिए कोई घर से लेकर कुछ आया तो ठीक है, अन्यथा हॉस्पिटल की कैंटीन से जो मिलता था लाकर पति पत्नी खा लेते थे। साथ ही नीरजा को भी खिला देते थे। गोलू को उसकी मौसी अपने साथ पहले ही दिन ले गई थी। दूर कहीं पटाखे फूटने की आवाज आई तो ख्याल में डूबे नंद किशोर जी की तंद्रा टूटी। आज दिवाली है ना? हाँ, नीरजा बोली। बेटा तुम घर जाओ, पूजा कर लो। मैं क्या पूजा करूं भैया, मेरी तो दिवाली ही काली हो गई है। ऐसा नहीं बोलते, ईश्वर की कृपा अभी भी है। समझो कोई बुरे ग्रह था जो कट गया, जख्मी करके निकल गया। भगवान का आभार प्रकट करो, फिर आप लोग भी साथ चलिए। मेरा यहाँ रहना जरूरी है, पता नहीं कब क्या जरूरत पड़ जाए। तुम और प्रभा जाओ। नंद किशोर जी बोले। मैं नहीं, प्रभा देवी बोली, मैं यही रहूंगी। क्यों? मैंने प्रण किया है कि मैं केशव के साथ घर जाऊंगी। हंसता मुस्कुराता हुआ केशव को साथ लेकर। दीदी, लगता है आप अभी भी मुझसे नाराज हैं। हाँ हूँ, और आगे भी रहूंगी, पर मेरी नाराजगी अपनी जगह है। केशव मेरे लिए बेटे जैसा है। जब सासू माँ ने आंखें मूंद ली थी तभी मैंने इसे अपना बेटा समझ लिया था, और बेटे को बड़ा करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कहते कहते प्रभा देवी रो पड़ी। नीरजा को समझ नहीं आया कि वो बोले तो क्या बोले। सारा दर्प, घमंड, अहंकार जो कि पहले ही चूर चूर हो गया था, अब त्यागने के लिए उसके पास झूठा घमंड भी नहीं था। प्रभा देवी जो बेंच पर बैठी थी, नीरजा फर्श पर बैठकर अपना सिर उनकी गोद में रख दी, फिर फपक फपक कर रोने लगी। मन का बचा खुचा मैल भी अब उसकी आंखों से बाहर निकल रहा था। नंद किशोर जी की मोबाइल की रिंग बजी। प्रभा देवी ने स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखा। कोटा से नीलू का फोन था। हेलो, वो अनुराग पूर्ण स्वर में बोली। मम्मी कहाँ हो? नीलू का कड़क स्वर मोबाइल के स्पीकर से निकला। तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है? गुस्से में क्यों बोल रही हो? प्रभा देवी हैरान होते हुए बोली। कितनी देर से घर के लैंडलाइन पर तुमसे बात करने के लिए ट्राई कर रही हूँ। रिंग जाता है पर कोई उठाता ही नहीं।
तुम्हें बताया तो था कि केशव का एक्सीडेंट हो गया है। हम लोग पटना में अस्पताल में हैं, घर पर कोई है ही नहीं जो फ़ोन उठा सके। वो तो तुम्हारे पापा मेडिसिन लेने बाहर गए हैं और गलती से अपना मोबाइल यहीं छोड़ गए थे। चाचा अभी तक घर नहीं लौटे। 15 दिन तो हो गए एक्सीडेंट को गुजरे हुए। चोट ज़्यादा लगी थी। 7 दिनों तक आईसीयू वार्ड में एडमिट रहे। स्थिति नॉर्मल होने लगी तो फिलहाल एक प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया है अस्पताल वालों ने। कह रहे हैं कि 3 महीने तक अस्पताल में ही रहना होगा, प्रभा देवी ने कहा। बेवकूफ़ बनाते हैं अस्पताल वाले अपना बिल बढ़ाने के लिए। नीलू का कटु स्वर। ये उस तरह की बातें हैं बेटी जिस पर हमारा कोई बस नहीं। अगर हम इतने ही जानकार होते तो हम खुद ही अपना इलाज नहीं कर लेते। अस्पताल आने की क्या ज़रूरत थी। अब अस्पताल आए हैं तो इन पर भरोसा भी रखो, प्रभा देवी नसीहत देने वाले अंदाज में बोली। और चाची का क्या हाल है? नीलू व्यंग से बोली। क्या मतलब? मैडम का घमंड अभी टूटा या नहीं? देखो फिजूल की बातें ना करो, प्रभा देवी ने डांट लगाई। मम्मी देख लेना, जब तक इन्हें आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है तभी तक ये लोग मीठा मीठा बोलेंगे। बाद में इन्हें ये भी याद आने लगेगा जिस बिस्तर पर आप सोई थी वो इनका था, जिस तकिए पर आपने सिर रखा था वो इनका था, जिस तौलिए को आपने यूज किया था वो इनका था। चाची से नाराज नीलू धारा प्रभा बोल रही थी। यही सब सुनाने के लिए फ़ोन कर रही हो तो फ़ोन काटती हूँ मैं, कहकर प्रभा देवी ने फ़ोन काट दिया। जब वो फ़ोन रखकर सामने देखी तो हतप्रभ रह गई। बेटी से बात करते समय प्रभा देवी को ध्यान ही नहीं रहा था कि प्राइवेट वार्ड के जिस कैबिन में वो मौजूद थी वहीं सीडेटिव के असर में केशव पलंग पर सोया हुआ था और नीरजा पलंग के पास स्टूल पर बैठी हुई केशव के पांव होले होले दबा रही थी। मोबाइल स्पीकर मोड पर था। माता पुत्री की आवाज़ पूरे कैबिन में गूंज रहा था। नीलू का बोला हुआ एक एक शब्द नीरजा और केशव के कानों तक पहुंचा था। सॉरी, नीलू अभी बच्ची है, उसे इस तरह नहीं बोलना चाहिए था, प्रभा देवी जेब मिटाती हुई बोली। नीरजा ने हथेली की पीठ से अपने आंसू पोंछे, फिर भरसक स्वर को सामान्य बनाने की कोशिश करते हुए बोली। दीदी क्या गलत कहा? नीलू ने वही कहा जो सच है। आदमी अपने अच्छे दिनों में गुरूर करता है, अहंकारी बन जाता है, स्वयं को सबसे ऊपर और गैरों को सबसे निचले पायदान पर रखता है, औकात दिखाता है। पर असली औकात तो तब पता चलती है जब उसके बुरे दिन शुरू होते हैं। प्रभा देवी नीरजा के पास पहुंची, उसके कंधे पर हाथ रखकर लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोली, बहन वो नादान है, उसे रिश्तों की क्या समझ, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। नीरजा फपक पड़ी। प्रभा देवी के वक्ष में उसने अपना चेहरा छुपा लिया था। जब थोड़ी सामान्य हुई तो बोली, दीदी नीलू को नाराज होने का हक है। मैंने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, इसलिए माफ़ी उसे और आपको नहीं बल्कि मुझे मांगनी चाहिए। छोड़ो ये बातें। प्रभा देवी नीरजा के सिर के बालों में हाथ फेरते हुए बोली, मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुम हमें माफ़ करो, हिसाब बराबर। अब इस तरह की बातें हमारे बीच नहीं होगी। केशव के स्वास्थ्य के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता था। लगभग 7 दिनों तक आईसीयू वार्ड में रहने के बाद जब डॉक्टरों ने केशव को खतरे से बाहर पाया तो उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट करना चाहा। जनरल वार्ड में असुविधा होती, इसलिए नंद किशोर जी ने प्राइवेट वार्ड की मांग की, जो अतिरिक्त शुल्क के बदले में उन्हें उपलब्ध करवा दिया गया था। डॉक्टरों का कहना था कि अभी कुछ दिन तक और देखते हैं, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वे केशव को घर ले जाने की अनुमति दे देंगे, जहां केशव को शारीरिक से ज़्यादा मानसिक सुकून मिलता और पूरे परिवार को रोज रोज अस्पताल आने जाने से मुक्ति मिलती। प्लास्टर 3 महीने बाद उतरना था और रोड निकालने की म्याद अभी तय नहीं हुआ था। सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल तो कभी नहीं होता, पर जिंदगी आसान होते होते कम से कम 2 साल लगने थे, वो भी तब जब कोई अप्रत्याशित कॉम्प्लिकेशन ना होती। प्लास्टर कटने के बाद भी महीनों एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, मसाज वगैरह की ज़रूरत पड़ती। ये महज कहने की बात है कि आदमी जोश में कुछ भी कह जाता है, जैसा कि नंद किशोर जी ने दावा किया था कि वो भाई के इलाज के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। आर्थिक रूप से कर भी रहे थे। प्राइवेट वार्ड का अतिरिक्त शुल्क उन्हें अपनी जेब से भरना पड़ा था, जो कि 2-4
10 दिनों तक के लिए तो ठीक था, पर 3 महीने तक प्राइवेट वार्ड का चार्ज भी लाखों में होता। वे उसे भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार थे, पर सबसे बड़ी दिक्कत उन्हें अपने विभाग से होने लगा था। शुरू के 5 दिनों तक तो उनके अधिकारियों, सहकर्मियों एवं कार्यालय अधीक्षक के द्वारा कुछ ना कहा गया, पर उसके बाद के दिनों में कार्यालय अधीक्षक द्वारा फोन किया जाने लगा कि विभाग का काम अटका पड़ा है, बहुत जरूरी फाइलें किसी और लिपिक के द्वारा निपटाई गई है, कार्यालय में काम का दबाव बढ़ रहा है, जिन लोगों की फाइलें रुकी पड़ी है वे विवाद कर रहे हैं, सर्कल अधिकारी भी 1-2 बार आपके बारे में पूछ चुके थे, आगे और छुट्टी बढ़ा पाना संभव नहीं है। अतंत नंद किशोर जी को एक डॉक्टर की शरण में जाना पड़ा, जो कि एक निर्धारित फीस के बदले में शासकीय कर्मचारियों को सिक सर्टिफिकेट यानी बीमारी का प्रमाण पत्र जारी करता था। नंद किशोर जी अच्छी तरह से जानते थे कि ये बीमारी का बहाना भी बहुत दिनों तक नहीं चल सकता है, कभी ना कभी कार्यालय अधीक्षक या उच्च अधिकारियों के सब्र का बांध टूटेगा और दंडात्मक कार्रवाई की धमकी दी जाएगी या चार्जशीट सौंपी जाएगी। उनकी शंका निर्मूल साबित नहीं हुई थी। शाम का समय था, नीरजा और प्रभा देवी घर गई हुई थी। नंद किशोर जी केशव के पास बैठे हुए बेमन से बेमतलब की खबरें अखबार में पढ़ रहे थे कहना भी अनुचित ही था, क्योंकि वो वक्त गुजारी के लिए अखबार के पन्ने पलट रहे थे और जबरदस्ती उसमें से कोई ढंग की खबर ढूंढ रहे थे। केशव जगा हुआ था और अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। प्रभा देवी बहुत दिनों तक नीरजा के साथ घर नहीं गई थी। हर बार यही कहती रहती थी कि मैंने प्रण किया है कि मैं केशव के साथ ही घर जाऊंगी, पर एक दिन नंद किशोर जी भड़क उठे और बोले, प्रण किया है या जिद कर रही हो? नीरजा घर और अस्पताल के बीच पिसी जा रही है। गोलू भी आखिर कब तक मौसी के पास रहेगा? चुपचाप घर जाओ, गोलू को भी साथ रखो और घर की देखभाल करो। बाहर का खाना खा खा कर पेट खराब होने लगा है, घर का खाना मिलेगा तो पेट भी ठीक रहेगा और बेवजह का खर्चा भी बचेगा। और तभी तय हुआ था कि दोनों में से एक महिला बारी बारी केशव के पास रहेगी और बाहर का काम नंद किशोर जी देखेंगे। अब प्रभा देवी ज्यादातर घर संभालती थी और नीरजा ज्यादा से ज्यादा समय अस्पताल में रहती थी। गोलू अपनी बड़ी मम्मी को पाकर खुश हो गया था, आखिर था तो बच्चा ही। फिर भी घर की बदली हुई परिस्थितियां उसे भी परेशान करती थी। अब बड़ी मम्मी का सानिध्य पाकर वो भी खुश रहता था। भैया अभी और कितने दिन तक अस्पताल में रहना पड़ेगा? केशव क्षीण स्वर में रुक रुक कर बोला, देखो भाई, मैं भी चाहता हूँ कि तुम अभी तंदुरुस्त हो जाओ और हम सभी बिलों का भुगतान करके घर लौट जाएं, पर डॉक्टर की मर्जी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कल मैंने डॉक्टर से इस सिलसिले में बातचीत की थी, तुम्हारे वाला सवाल उससे पूछा भी था। उसने एक बात कही, अस्पताल में जितना केयर किया जाता है उतना घर पर संभव नहीं है। दिन में कम से कम 3 बार डॉक्टर आकर हालचाल पूछता है, देखता है, जांच करता है। उन्हें फ्रैक्चर से ज्यादा हेड इंजरी की चिंता है। जिस दिन डॉक्टरों द्वारा नियमित जांच की आवश्यकता नहीं होगी, उस दिन के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज करने की सोची जाएगी। वैसे भी एक्सीडेंटल केस में मेडिसिन और केयर के साथ साथ क्योर करने में समय का भी महत्व होता है। हड्डियों को जोड़ने में जो निर्धारित समय लगता है वो तो लगना ही है, उतने दिनों तक विश्राम करना ही होता है। भले ही घर पर विश्राम करो या अस्पताल में जहाँ देखभाल अच्छी होती है, वहीं अस्पताल के माहौल में मन विचलित भी होता है। घर पर मन तो लग जाता है, पर देखभाल में लापरवाही हो जाती है। मरीज छोटी छोटी तकलीफों को अनदेखा करने लगता है। नंद किशोर जी अखबार से बाहर होकर अखबार एक और रख ही रहे थे कि उनका मोबाइल गुनगुनाया। देखा तो कार्यालय अधीक्षक मिश्रा जी ने फोन करने की जहमत उठाई थी। नंद किशोर जी को मालूम था कि मिश्रा जी क्या कहेंगे, पर कार्यालय अधीक्षक का फोन इग्नोर करना खुद उनके लिए भारी पड़ सकता था, इसलिए उन्होंने फोन उठाया। भाई की तबीयत कैसी है नंद किशोर जी? नमस्ते के प्रति उत्तर में मिश्रा जी ने प्रश्न दागा। सर, अभी वैसा ही है, तबीयत बिगड़ नहीं रही है तो सुधर भी नहीं रही है। दिन भर में डॉक्टर 3-3 बार आकर चेकअप कर रहे हैं। वो तो करेंगे ही, अपनी प्रतिबद्धता नहीं दिखाएंगे तो फिर चार्ज कैसे करेंगे?
नंद किशोर जी ने खामोश रहना ही पसंद किया। नंद किशोर जी, ऐसे केस में होता क्या है? हड्डियां जुड़नी और घाव भरना होता है। दोनों में नैसर्गिक जितना समय लगना है वो तो लगता ही है। दवाइयों के नाम पर कुछ एंटीबायोटिक, पेन किलर और कैल्शियम की गोलियां दी जाती है। हड्डियां आपस में जुड़ सके इसके लिए लंबे समय तक प्लास्टर चढ़ाया जाता है। अब कुछ भी हो, जब तक डॉक्टर डिस्चार्ज नहीं करेगा तब तक हम भाई को घर कैसे ले जा सकते हैं? वैसे भी घर ले जाने के बाद भी हमारी जिम्मेवारी कम तो नहीं होगी। जब तक भाई पहले की तरह पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो जाता उसे अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? वो तो ठीक है, पर यहाँ ऑफिस का काम भी पेंडिंग हो रहा है। मैं आपको मेरी लिमिट से ज़्यादा ओबलाइज कर रहा हूँ। या तो आप अधिकारियों से बात कर ले या ड्यूटी पर आने का कष्ट करे। आदेश जारी करने के बाद कार्यालय अधीक्षक ने फोन कट कर दिया था। मिश्रा जी के फोन कटने के बाद नंद किशोर जी चिंता में डूब गए। पक्की सरकारी नौकरी थी, कोई मजदूरी तो थी नहीं जो एक सेठ के पास छोड़ दे तो दूसरे सेठ के पास ढूंढ लेते। कार्यालय अधीक्षक को नाराज करना कहीं से भी समझदारी की बात नहीं थी। बॉस नाराज हो जाए तो ढंग से नौकरी भी करने नहीं देता है। सुविधाएं छीनने की कोशिश करता है, अड़ंगे लगाता है, हर काम में खोट निकालता है, परेशान करता है। छोटी छोटी मानवीय भूलों के लिए भी उच्च अधिकारियों से शिकायत करता है। निचले दर्जे के कर्मचारियों के बीच शर्मिंदा या जलील करता है। वर्तमान परिस्थिति में मिश्रा जी से उलझना ठीक नहीं था। कार्यालय से जो थोड़ी बहुत मदद मिलनी थी वो मिश्रा जी के जरिए ही मिलनी थी, पर भाई को भी तन्हा अकेला हेल्पलेस नहीं छोड़ सकता था। कोई किसी की मजबूरी नहीं समझता, सबको सिर्फ काम से मतलब है। नौकरी क्या कर ली, जैसे गुलामी कर ली हो। नंद किशोर जी होठों में बुदबुदाए, फिर उनकी गहरी सोच और गहरी होती चली गई। किसका फोन था? केशव ने नंद किशोर जी को चिंतित होते देखकर पूछा। मिश्रा जी का। कह रहे थे कि या तो ऑफिस ज्वाइन करो या अधिकारियों से लंबी छुट्टी के लिए बात करो। ठीक ही तो कह रहे हैं। केशव जो खुद प्रशासन का हिस्सा था, किसी कार्यालय को चलाने में जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इसे वो समझता था। वो इसी बात पर हैरान था कि नंद किशोर जी को इतने दिनों की छुट्टी मिल कैसे गई थी। सरकारी नौकरी कहने सुनने में बहुत मजे की लगती है, पर वास्तविकता में ऐसा नहीं है। हर कार्यालय में वैकेंसी है। बढ़ती आबादी के कारण काम का दबाव बढ़ा है, पर काम के अनुपात में कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ी। एक नया पोस्ट बढ़ा पाना भी सपना ही है। कार्यालय में कंप्यूटर के आगमन के बाद से रिक्तियां भरने का काम लगभग बंद कर दिया गया है। जैसे कंप्यूटर ही सब कुछ कर लेगा। कंप्यूटर काम को सरल, एक्यूरेट और जल्दी जरूर करता है, पर है तो वो सिर्फ मशीन ही, जिसे हैंडल करने के लिए कोई ना कोई कर्मचारी की आवश्यकता होती है। और जब ऑपरेट करने वाला ऑपरेटर ही उपलब्ध नहीं होगा तो काम कैसे होगा? बाध्यता प्रशासन की थी तो कर्मचारियों की भी थी। जब से छोटे परिवार की अवधारणा आई है, व्यक्ति आत्म केंद्रित होता चला गया है। सभी कार्यालय रविवार को बंद रहते हैं, कोई कोई कार्यालय शनिवार को भी बंद रहता है। ऐसे में किसी कर्मचारी को जिसे सिर्फ रविवार को ही अवकाश मिलता हो, उसका दूसरे किसी कार्यालय में काम हो तो या तो वो ऑफिस में तड़ी करेगा या छुट्टी लेगा या किसी दूसरे के भरोसे उसका काम होगा। एजेंट, दलाल और कमीशन या रिश्वतखोरी भी इन्हीं अलामतों का परिणाम है। ऐसा ही अति व्यस्त व्यक्ति जब किसी कार्यालय में जाता है और कर्मचारी की अनुपस्थिति के कारण जब उसका काम नहीं होता है, वो चिढ़ता है, चिढ़कर शिकायत करता है। भैया, कुछ सोचकर केशव बोला, आप कल से ही ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिए। तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर मेरी जो हालत है उसमें आपके यहाँ रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निर्जा या भाभी में से कोई भी एक यहाँ रहेगी जो बाज़रूरत मेरी देखभाल भी कर लेगी और ज़रूरत की चीज़ें मेडिकल स्टोर से ले भी आएगी। आप भी यहीं से अप डाउन करके ड्यूटी अटेंड कीजिए। मैं भी तो जहानाबाद से पटना अप डाउन करके ड्यूटी करता ही था। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपका श्रम बढ़ जाएगा, पर ड्यूटी भी तो होती रहेगी और मेरी देखभाल भी। जो काम निर्जा या भाभी नहीं कर पाएगी वो आप आकर कर लीजिएगा। नंद किशोर जी ने कुछ देर तक चिंतन किया, फिर बोले, देखो, हर किसी की जिंदगी का अंदाज अलग होता है। कुछ लोग नौकरी करने के लिए जीते हैं, मैं जीने के लिए नौकरी करता हूँ। मेरी प्राथमिकता क्या है
इसकी मुझे समझ है। मेरे नौकरी करने से पहले भी डिपार्टमेंट चलता था, मेरे रिटायरमेंट के बाद भी ऑफिस बंद नहीं होगा। ऑफिस चलाने के लिए बहुत से लोग हैं, पर मेरे परिवार में जो विपत्ति आई है इसका निराकरण मुझे ही करना होगा। अब रही बात मिश्रा जी या विभाग के नाराज होने का, तो लोग नाराज होते हैं तो होने दो, बाद में उन्हें मनाया भी जा सकता है। माने तो माने, ना माने तो कोई बात नहीं, मैं नौकरी भी छोड़ सकता हूँ। भैया मैं ठीक हो रहा हूँ और फिर हर शाम आप पटना वापस भी तो लौटेंगे। केशव ने जोर देकर कहा, नौकरी छोड़ने की क्या जरूरत है। नंद किशोर जी, जो इतने दिनों तक खुद को कठोर बनाए हुए थे, एकदम से रो पड़े। देर तक रोने के बाद केशव का सलामत हाथ अपने हाथ में लेकर बहुत ही पीड़ित स्वर में बोले, भाई ये सब आग भी तो मैंने ही लगाई थी। ठीक है, नीरजा ने नादानी की थी, पर मैंने कौन सी समझदारी दिखलाई। उसे समझाने बुझाने की जगह ओवर रिएक्ट किया था। एकदम से एक तरफा फैसला सुना दिया कि अब इस घर में हम एक साथ नहीं रहेंगे, तुरंत बंटवारा हो जाना चाहिए। तुम रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, पर मैंने तुम्हारी एक ना सुनी। बहुत ही क्रूरता के साथ तुम्हें खुद से अलग कर दिया था। ना बंटवारा हुआ होता, ना तुम लोग इस मनहूस मकान में जाते और इस तरह का हादसा होता। भाई ये सब खुद को शर्मिंदा करने और टॉर्चर करने वाली बातें हैं। अगर आपने ओवर रिएक्ट किया था तो मैंने भी तो बेशुमार गलतियां की थी। आपको परेशान करने की जिद ठाने बैठा था और फिर देखा जाए तो जो हुआ एक तरह से ठीक भी हुआ। नीरजा को सबक मिलना भी जरूरी था आज की तारीख में, बल्कि पटना शिफ्ट करने के बाद 10 दिन के अंदर ही उसे एहसास हो गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। आप लोगों की छत्र छाया छोड़कर तन्हाई में वो भी पछताई है। वो मुझसे कुछ कह नहीं पाती थी, पर उसकी पीड़ा, उसकी परेशानी, उसकी थकान उसके चेहरे पर परिलक्षित होती थी। अब वो अच्छी तरह से समझ चुकी है कि उसका मायका सिर्फ सहानुभूति के बोल बोल सकता है, मदद तो आप लोगों से ही मिलना है। दुर्घटना के बाद शुरू में उन लोगों ने मुझे अस्पताल जरूर पहुंचाया था, पर धीरे से आपको फोन भी कर दिया था ताकि आप आकर मेरी जिम्मेदारियां उठा सके। जैसे ही आपने जिम्मेदारी उठाई, वो धीरे धीरे अपने कारोबार में व्यस्त होने लगे। सिर्फ 15 दिन के बाद ही हालात ये है कि अस्पताल में आप लोगों के अलावा कोई नहीं आता। वे फोन पर झूठी सहानुभूति जरूर व्यक्त करके अपना फर्ज पूरा कर लेते हैं। उस तरह की मदद का ऑफर करते हैं जो या तो हम लेवे नहीं, या यदि हम लेवे तो बाद में वापस चुका सके। तुम भी क्या क्या सोचने लगे। नहीं भैया, अब जब बात शुरू हुई है तो पूरी होने दीजिए। देखिए, नौकरी किए बिना आपका गुजारा नहीं हो सकता। अभय और नीलू की पढ़ाई के खर्चे भी है। अगर आप कमाइएगा नहीं तो बच्चों को सपोर्ट कैसे कर पाइएगा। यहाँ अस्पताल में बैठकर आप खुद को और मुझे तसल्ली दे सकते हैं कि आप मेरे साथ हैं, पर सुखी तसल्ली क्या होता है। मदद करने के लिए भी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है, और फिर आपके बताए बिना भी मुझे मालूम है कि मेरे भैया मेरे हैं, मेरे साथ हैं। पापा के बाद अगर किसी और ने मुझे संभाला, सपोर्ट किया या प्यार किया है, वो तो आप है। ये सब काम आप नौकरी करते हुए भी कर सकते हैं। कल से ड्यूटी ज्वाइन कीजिए। पर मैं ये सोच रहा था कि कभी सोचा है आपने कि प्लास्टर कटने के बाद जब सब कुछ ठीक नहीं रहा और एम्स या वेलोर लेकर जाना पड़ेगा तो कैसे मैनेज कीजिएगा। इसलिए अपनी छुट्टी बर्बाद मत कीजिए। ये छुट्टियाँ उस समय बहुत बड़ी ताकत होगी। कह तो तुम ठीक रहे हो। उस दिन दोनों भाइयों में और भी कई बातें हुई जिसमें निर्धारित हुआ कि कोई नया या उसी भवन में जहां दुर्घटना हुई थी उसके ग्राउंड फ्लोर पर कोई मकान ढूंढा जाए। ना मिले तो कहीं और शिफ्ट किया जाए। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी केशव इस हालत में ना होता कि सीढ़ियां चढ़ने की ताकत जुटा पाता। अगले दिन नंद किशोर जी मखदमपुर अपने कार्यालय पहुंचे। मिश्रा जी से मिलने के बाद ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले वे सर्कल अधिकारी के कक्ष में गए। सर्कल अधिकारी को सारा वृतांत ज्ञात था। नंद किशोर जी अपना दुखड़ा सुनाने लगे तो सर्कल अधिकारी, जो केशव की उम्र का था और जो नंद किशोर जी का मान सम्मान भी करता था, कह पड़ा, नंद जी, मिश्रा जी से मुझे आपके भाई के साथ घटी ट्रेजेडी के बारे में सब कुछ पता चल गया है। मुझे आपसे और आपके भाई के साथ पूरी सहानुभूति है। आप और छुट्टी के अलावा मुझसे क्या चाहते हैं? सर, चाहता तो मैं और छुट्टी ही था,
पर अगर आप स्वीकृति नहीं दे सकते हैं तो मुझे दिल्ली अप डाउन की इजाज़त दे दीजिए और घंटा आधा घंटा देर सवेर हो जाए तो एडजस्ट कीजिए। सर्कल अधिकारी कुछ देर तक सोचते रहे, फिर यूँ बोले जैसे कुछ याद आया हो। अप डाउन तो आप पहले भी करते थे सर। पहले मैं बाइक से जहानाबाद से अप डाउन करता था, जो महज 20 किलोमीटर दूर है, पर अब मैं पटना से बाई ट्रेन अप डाउन करना चाहता हूँ। नंद किशोर जी का विनीत सवर कर लीजिए, पर ध्यान रखिएगा कि काम में कोताही ना होने पाए। कोई शिकायत हुई तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। जी तो ठीक है, आज से ही काम में जुट जाइए, मिश्रा जी को निर्देश दे दूंगा। फिर उसी दिन से नंद किशोर जी अपनी डेस्क पर जमकर बैठ गए। उसी शाम उन्होंने मखदमपुर रेलवे स्टेशन की टिकट खिड़की से पटना मखदमपुर बीच का महाना सीजन टिकट बनवाया। रोजाना आने जाने के लिए रेलगाड़ियां निर्धारित की और फिर हर रोज यही होने लगा। वो सुबह 9:15 की स्टल पकड़कर पटना से मखदमपुर आते ही काम में जुट जाते। अगर दिया गया काम पूरा हो गया तो 3:45 वाली ट्रेन का ख्याल करते, अन्यथा 6:30 बजे की ट्रेन पकड़कर लगभग 7:30 बजे घर पहुंचते थे। अगले 10 दिनों के बाद डॉक्टर ने केशव को घर जाने की इजाज़त दे दी थी। मकान मालिक, जो कि भला आदमी था, केशव की स्थिति को समझता था, उसके लिए ग्राउंड फ्लोर के एक किराएदार से उसका फ्लैट म्यूचुअल एक्सचेंज करवा दिया था। वो किराएदार भी भला आदमी था, उसने भी कोई आपत्ति नहीं की थी। एक रविवार जब नंद किशोर जी घर में थे, 4 मजदूर बुलाकर दोनों फ्लैट का सामान स्थानांतरित करवाकर एक नए फ्लैट में शिफ्ट करवा गए थे। केशव अस्पताल से घर आया तो ग्राउंड फ्लोर पर उसे उसका कमरा सजा हुआ मिला था। अगले 2 महीने बड़े ही खामोशी से गुजरे थे। केशव घर के माहौल में प्रसन्नचित रहता था। शरीर का कष्ट तो पहले जैसा ही था, पर नन्हे गोलू की बकबक कभी कभी उसे इतना हंसाती थी कि उसकी फसलियों में दर्द होने लगता था। प्लास्टर कटने के बाद केशव को अपनी कमर के ऊपर का हिस्सा बिल्कुल नाजुक कमजोर सा लगा। वो कंधे को हिला पाने में भी असमर्थ था। डॉक्टर ने उसे सामान्य स्थिति बतलाया और बोला, लंबे समय से बॉडी में मूवमेंट ना होने के कारण बहुत से अंग जाम हो जाते हैं। सिकाई, एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी के बाद सब कुछ फिर से सामान्य हो जाएगा। और फिर उसी रोज से केशव का शरीर स्वास्थ्य विभाग के लिए प्रयोगशाला बन गया था। केशव को लगता था जैसे उसे मजबूत हाथों से आटे की तरह गूंथा जाता हो। गर्म मोम से सिकाई होती थी। कभी कभी मोम इतना गर्म होता था कि उसे लगता था किसी दिन उसकी चमड़ी जल जाएगी। फिजियोथेरेपी के दौरान उसकी अकड़ी हुई हड्डियों पर इतना दबाव डाला जाता था कि केशव को अनुभव होता था कि 1-2 हड्डियां आज और टूटेगी। चिकित्सक दल द्वारा उसका समुचित इलाज किया जा रहा था। डॉक्टरों की भरपूर कोशिश थी कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बहुत हद तक वो ठीक भी हुआ था, पर धीरे धीरे सबकी समझ में आ गया था कि वे भ्रम की स्थिति में जी रहे हैं। केशव का बायां बांह, जिसके कंधे की हड्डियां टूटी थी, जैसे बेजान हो गया था। उसे उस हाथ में शक्ति का अनुभव ही नहीं होता था। डॉक्टरों ने एक्सरे, MRI से लेकर खून पेशाब की कई तरह की अन्य जांच भी करवा ली, पर हर रिपोर्ट सामान्य आता था। किसी भी रिपोर्ट में कोई भी व्याधि प्रकट नहीं हुई थी। अब दूर दूर के डॉक्टरों के पास जाने का समय था। नंद किशोर जी ने दिल्ली, एम्स, विलोर, हैदराबाद, कोलकाता, जहाँ भी कोई कहे भाई को ले जाने दिखाने के लिए मजबूर हो गए। एलोपैथिक से सकारात्मक प्रभाव नहीं मिला तो होम्योपैथिक और आयुर्वेदचार्य के पास भी ले गया, पर शुरू के 2-4 दिन ही लाभ होता हुआ दिखता था। बाद में केशव नए चिकित्सक से भी नाउम्मीद हो जाता था। दिल्ली एम्स के डॉक्टर ने कहा भी था कि शरीर में कोई तकलीफ नहीं है, इन्हें साइको इफेक्ट है। इनका मन मानने को तैयार नहीं है कि ये पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं, और जब तक ये जहनी तौर पर ठीक नहीं होंगे, इन पर हमारी दवाइयों का कोई खास असर नहीं होगा। इस तरह 2 साल और बीत गया। अब केशव सचिवालय में अपनी ड्यूटी पर जाने लगा था। ज़्यादातर काम फाइलें निपटाने का होता था, जिसे वो इस शारीरिक विकलांगता के बावजूद भी बड़ी दक्षता से पूरा कर लेता था। नीरजा ने कार ड्राइविंग सीख ली थी और एक सेकंड हैंड अल्टो कार खरीदी गई थी। नीरजा रोज सुबह केशव को कार से सचिवालय छोड़ती थी और शाम को ड्यूटी ऑफ होते समय वापस घर ले आती थी।
दहेज में मिला बुलेट मोटरसाइकिल अब धूल खा रहा था। उसे चलाने वाला कोई नहीं था। डॉक्टरों ने चेता दिया था कि केशव के लिए किसी भी प्रकार की अगली दुर्घटना या चोट अब जानलेवा साबित हो सकती थी। यही कारण था कि केशव 2 पहिया वाहन चलाना तो दूर, अब उस पर बैठने के लिए भी तैयार नहीं था। आत्म सुरक्षा अति आवश्यक था। नीरजा के जहन से ब्यूटी पार्लर का भूत भी उतर चुका था। अब उसे एक नहीं 2 बच्चे पालने थे। एक गोलू जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, दूसरा केशव निरंतर क्षीण हो रहा था। बिल्कुल कांच के बर्तन के समान था उसका जिस्म। एक मामूली सी चोट भी जिसे बिखेर सकता था, नष्ट कर सकता था। नीरजा अपने भाग्य को कोसती रहती थी। वह अपने स्वार्थी आदतों को लानत भेजती थी। अब मायके वालों से भी उसका मन घिन उठा था। भाई कभी झूठे मुंह भी मदद की बात नहीं करते थे। कई बार तो उसे लगा कि मायके वाले अब उसके फोन कॉल भी रिसीव नहीं करना चाहते थे। नीरजा ने समझ लिया था कि अब उसे शारीरिक रूप से आत्मनिर्भर होना ही होगा, बेटे को बड़ा करने के लिए और पति को सहारा देने के लिए। इस बीच अभय जो पूरी तरह से परिपक्व हो चुका था, उसने कभी भी अपने माता पिता और चाचा चाची के मामले में कैसा भी अपना कोई व्यक्तिगत विचार नहीं रखा था। वो समझता था कि 2 भाइयों के बीच का मामला है जिसे भाइयों को ही सुलझाना होगा। खून के रिश्तों में ऊंच नीच होती ही रहती है, जिसे संभालना उसे ही पड़ता है जिसने बिगाड़ा हो। अभय अब इंजीनियरिंग कॉलेज के अंतिम वर्ष का छात्र था और नीलू नीट क्लियर कर जबलपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिला पा चुकी थी। नंद किशोर जी स्थायी रूप से केशव के साथ ही रहने लगे थे। वो समझ गए थे कि जिंदगी अब ऐसी ही चलनी है। अब उनके शरीर में थकान उतरने लगी थी। बढ़ती उम्र, थकान और भागम भाग की जिंदगी ने उन्हें बुरी तरह से तोड़ दिया था। अब उन्हें उच्च रक्तचाप की आवश्यकता हो चुकी थी, जो नियमित दवाइयों के जोर पर नियंत्रित रहता था। इन 2 सालों में एक नया काम ये भी हुआ था कि पूरा परिवार एक दूसरी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर एक 4 BHK फ्लैट में शिफ्ट कर गया था। पहले वाला फ्लैट 2 BH का था, जिसमें सामान्य दिनों में तो गुजारा हो जाता था, पर अभय या नीलू या किसी और के आ जाने पर कहाँ बैठाऊं, कहाँ सुलाऊं जैसे सवाल खड़े होते थे। इसलिए नया बड़ा मकान किराए पर लेना ही पड़ा। अब नीलू भी चाची के साथ कंफर्ट अनुभव करने लगी थी। थोड़ा परिपक्व होने के कारण, थोड़ी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के कारण, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाने के कारण, बल्कि अब तो वो बाकायदा चाची से मजाक भी करने लगी थी। एक बार नीरजा से पूछ बैठी, चाची कपड़े धोने हैं, आपकी वॉशिंग मशीन यूज कर लूं? नीलू के होठों से निकला वाक्य जैसे हंसी मजाक की बात नहीं रही थी। वो एक पिघले हुए शीशे की धार थी जो नीरजा के कानों में उतरता चला गया। नादान नीलू सोच भी नहीं पाई थी कि ये महज हंसी मजाक नहीं था। ये पुराने जख्मों को कुदेरने की नादानी थी, जिसका अंजाम बहुत तकलीफ देने वाला था। पल भर में बहुत कुछ हो गया। हंसी ठहाका कर रही, बात बात पर मुस्कुरा रही नीरजा के चेहरे का रंग उतर गया था। अगले ही पल उसका चेहरा बनता बिगड़ता विकृत होने लगा था। नेत्रों ने वर्षा शुरू कर दी थी। युवा हो चुकी नीलू ने चाची के चेहरे पर भाव परिवर्तन होते देखा तो वो समझ गई कि ये मजाक गलत हो गया है। वो चाची को अपनी बाहों में भर ली। चुप होने के बाद नीरजा रूहान से सवर में बोली, नीलू तू चाहे तो मुझे थप्पड़ मार ले, पर वे पुरानी बातें याद मत दिला। बहुत बड़ी भूल थी वो मेरी, जिसका मैं आज भी प्रायश्चित करती हूँ। सॉरी चाची, इस तरह की बातें फिर कभी नहीं होगी। नीरजा ने सहमति में सिर हिला दिया। घर में दुख तकलीफ तो थी, पर साथ रहने का सुख भी था। घर का मैनेजमेंट नीरजा ने संभाल रखा था। पति और जेठ के पास समय नहीं था और जेठानी को कार ड्राइविंग नहीं आती थी। प्रभा देवी एक बार फिर बड़ी मम्मी बन गई थी। गोलू स्कूल जाने लगा था और नंद किशोर जी डेली अप डाउन को अपनी नियति समझ लिए थे। जहानाबाद वाला मकान पूरी तरह से किराएदारों के हवाले था। डेली अप डाउन से बचने के लिए एक बार नंद किशोर जी ने स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था, पर सर्कल अधिकारी ने उन्हें अपने पास बुलाया था और कहा कि नंद किशोर जी, शासन से आपका स्थानांतरण आदेश आ भी गया तो आपके जैसे सीनियर स्टाफ को बिना रिलीविंग स्टाफ के आए हुए कौन रिलीव करेगा।
मुश्किल से 3 साल की नौकरी बची है आपकी। हम चाहते हैं कि आप यहीं से सेवानिवृत्त हो। नंद किशोर जी मन मार कर रह गए थे। कई बार चाहा कि नौकरी छोड़ दे, पर बच्चों की फीस, कॉलेज के खर्चे, पॉकेट मनी, गाहे बगाहे, कॉलेज इंटर कॉलेज की ट्रिप के खर्चे उन्हें नौकरी करने के लिए बाध्य करती थी, जिन खर्चों को नौकरी करते हुए पूरा कर पाना कठिन लगता था। नौकरी छोड़ने के बाद कैसा पूरा कर पाते। एक उम्मीद की किरण और भी थी, जो नौकरी छोड़ने के उनके इरादे को कमजोर करती थी। साल भर के बाद कार्यालय अधीक्षक मिश्रा जी सेवानिवृत्त होने वाले थे। उनके बाद संभव था कि वरिष्ठ होने के नाते नंद किशोर जी को ही कार्यालय अधीक्षक का कार्यभार सौंपा जाता। उस रोज गोलू का जन्मदिन था। नीरजा ने रिक्वेस्ट किया था कि भैया शाम को जल्दी घर आने की कोशिश कीजिएगा। नंद किशोर जी कार्यालय पहुंचे तो पता चला कि एक निरीक्षण दल कार्यालय का निरीक्षण करने के लिए आई हुई है, जिसने घंटे भर में पूरा कार्यालय उधेड़ डाला था। कई फाइलों पर से वर्षों पुराना धूल उतर चुका था। निरीक्षण दल ने 1 घंटे में जितना फैलाया और बिखेरा था, उसे समेटने में कम से कम 2 दिन लगने थे। नंद किशोर जी ने स्टाफ को आवश्यक निर्देश दिया, फिर खुद मिश्रा जी से कार्यालय से जल्दी निकलने के लिए अनुमति लेने गए। मिश्रा जी के चेहरे पर नागवार भाव उभरे। बोले, नंद बाबू, ऑफिस की हालत देख रहे हैं। रोज तो जल्दी घर जाते ही हैं आप, आज तो जरा रुककर थोड़ी मदद करवा देते। साहब, एक तो मेरी तबीयत भी बिगड़ रही है, दूसरा आज घर जल्दी जाना मजबूरी है। प्लीज आप आज मुझे जाने दीजिए। कल परसों आप जब तक नहीं कहेंगे मैं ऑफिस नहीं छोड़ूंगा। मिश्रा जी ने आज के दिन को विशेष माना था। सर्कल अधिकारी से बात करनी जरूरी थी। फोन लगाया, बात की, अनुमति ली, तब जाकर नंद किशोर जी को घर जाने की अनुमति दी। इस क्रम में थोड़ी देर हुई। नंद किशोर जी बार बार घड़ी देखते हुए, लपकते हुए स्टेशन की ओर रवाना हुए। उस दिन रेलगाड़ी भी, जो कि अमूमन प्रतिदिन विलंब से आती थी, लगभग राइट टाइम पर आ गई थी। लगभग दौड़ते हुए नंद किशोर जी ने चलती गाड़ी का डंडा पकड़ा था। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार भी नहीं पकड़ पाई थी, बल्कि कहा जाए तो अभी प्लेटफार्म का दूसरा छोर भी नहीं छोड़ पाई थी कि पहले से हाफ रहे। नंद किशोर जी के सीने में पीड़ा का जवार सा उठा। उनके शरीर और मस्तिष्क के बीच संबंध टूटा। उनकी आंखों के सामने काला पर्दा सा लहराया और फिर वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। वो अभी चलती गाड़ी के दरवाजे पर थे और अभी उनका शरीर क्षण भर के लिए हवा में लहराया। फिर बेहोशी की आलम में कटे वृक्ष सा उनका शरीर प्लेटफार्म से टकराया। थोड़ा घसीटता हुआ, थोड़ा लुढ़कता हुआ, फिर सब कुछ निश्चल सा रह गया। रेलगाड़ी के दरवाजे पर खड़े लड़के, जिन्होंने नंद किशोर जी को गाड़ी से गिरते हुए देखा था, तितर भीतर बिखर गए थे। उन्हें समझ नहीं आया कि नंद किशोर जी अपनी गलती से गिरे थे या किसी के धक्के के कारण। पुलिस की पूछताछ से बचने के लिए हर कोई अपनी पहचान छुपाना चाहता था। रेलवे प्लेटफार्म पर घटी घटना थी। गाड़ी रुक गई। रेलवे गार्ड ने आवश्यक कार्रवाई की। निर्जीव शरीर को जीआरपी के हवाले कर दिया गया। रेलगाड़ी अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गई और माटी का पुतला अपने अंतिम गंतव्य पर जेब से आधार कार्ड, आईडी कार्ड और मोबाइल फोन होने के कारण मृतक व्यक्ति की पहचान तुरंत हुई। 15 मिनट के अंदर बड़े भाई के साथ हुए हादसे की खबर केशव तक पहुंच गई। घर जो अरसे बाद सजाया गया था, खुशियां मनाने जा रहा था। क्षण भर में हंसी खुशी का माहौल मातम में बदल गया। केशव क्षण भर के लिए सकते की हालत में रहा, फिर उसका मस्तिष्क चैतन्य हुआ। फौरन मोबाइल उठाया और रिश्तेदारों एवं मित्रों को फोन करने लगा। जहानाबाद से मकदमपुर सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर था। रिश्तेदार व मित्र आधे पौने घंटे में नंद किशोर जी के मृत शरीर तक पहुंच जाते। जब तक उनके कार्यालय वाले खबर मिलते ही घटना स्थल पर पहुंच गए थे। वैसे भी सरकारी दस्तूर के मुताबिक पोस्टमार्टम जैसी कार्रवाई हुए बिना शव मिलना संभव नहीं था। पोस्टमार्टम से ही मृत्यु का वास्तविक कारण पता चलता। दरअसल हुआ ये था कि उस दिन निरीक्षण की आपाधापी में नंद किशोर जी उच्च रक्तचाप की दवाई खाना ही भूल गए थे। ऊपर से स्टेशन पहुंचने के लिए भाग दौड़ करना। ट्रेन प्लेटफार्म से सरकती देख वे लगभग दौड़ पड़े थे। धोखने की तरह हाँफता हुआ फेफड़ा
बढ़ता हुआ रक्तचाप उनकी आंखों के सामने अंधेरे का काला पर्दा सा लहराया था और ट्रेन से गिरने से पहले वो बेहोश हो चुके थे। बेहोशी की दशा में ही उनका देवलोक गमन हो गया था। एक जगह बैठे बैठे केशव ने मोबाइल के जरिए बहुत सारी व्यवस्था कर दी थी। नीलू और अभय को पिता गंभीर बीमार है, जल्दी आओ की सूचना दे दी गई थी। अन्य रिश्तेदारों को भी सम्मलन, नंद किशोर जी के ससुराल पक्ष में उनके मित्रों आदि को खबर दे दी गई। जब केशव को लगा कि उसने तकरीबन व्यवस्था पूरी कर दी है, किसी और को सूचना देना बाकी नहीं है, तब जाकर केशव को एहसास हुआ कि आज उसने क्या खोया है। अगले ही मिनट उसके कंठ से एक हृदय विदारक चीख उबली और वो बुक्का फाड़कर रो पड़ा। घर में पहले से ही विलाप हो रहा था। नीरजा और प्रभा देवी के आंसू थम नहीं रहे थे। पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग दारू रुधन के कारण इकट्ठा होने लगे थे। नन्हे गोलू को समझ नहीं आ रहा था कि घर में क्या हो रहा है। सभी को रोता देखकर वो भी रोने लगा था। पोस्टमार्टम के पश्चात सब परिजनों को हवाले किया गया। गंगा जी के घाट पर पटना में विधिवत दाह कर्म करना निश्चित किया गया। घर पर अर्थी सजाई गई। पोस्टमार्टम किए गए शत विकसित शव का स्नान वगैरह क्या होता, बस स्नान की विधि करवाई गई। तब तक अभय हवाई यात्रा से घर आ चुका था। घर से मुक्ति धाम दूर था, जिसके लिए एक ट्रक की व्यवस्था की गई थी। अंतिम दर्शन के बाद अर्थी उठाने वालों में अभय के साथ केशव भी खड़ा था। किसी ने उसके क्षतिग्रस्त कंधे का ख्याल रखते हुए उसे परे करना चाहा, तो केशव के चेहरे पर कई भाव आकर गुजर गए। उसके जबड़े भींच गए, गले की कई नसें खींचकर फूल गई थी, कंधों में जैसे कोई हलचल हुई हो, और परे हटाने वाले को एक तरफ धकेलकर वो अर्थी का बांस अपने क्षतिग्रस्त कंधे पर उठा लिया। बायां कंधा अब उसे कमजोर, संवेदनहीन, लकवाग्रस्त जैसा नहीं लग रहा था। कई पलों तक तो किसी को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। अबे हमारे कंधे पर तेरा जन्मदाता ही नहीं, मेरा पालन करता भी है, चल बेटा चल। और फिर केशव फपक फपक कर रो पड़ा। किसी ने उसकी जगह आकर अर्थी को सहारा दिया और सब यात्रा प्रारंभ हो गई। आज केशव को अनुभव हुआ कि उसके कंधे बिल्कुल ही बेजान नहीं है, जरा कमजोर है, जिसका इलाज तो हो चुका है। सिर्फ उसके खुद के आत्मबल का सहारा मिले तो कंधों में फिर से जान आ सकती है। 13वीं के बाद जब सारे रिश्तेदार जा चुके थे, घर के ड्राइंग रूम में प्रभा देवी सफेद साड़ी में सोफे पर बैठी हुई थी और घर के सभी सदस्य उनके इर्द गिर्द उनको घेर कर बैठे हुए थे। नीलू जो सब यात्रा तक नहीं आ पाई थी, आज वो भी मौजूद थी। घर में सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि अब क्या। मैं जहानाबाद जाना चाहती हूँ, प्रभा देवी ने कहा। क्यों, फिर कहाँ जाऊँ? मम्मी, मेरा फाइनल ईयर है, अगले साल तक मेरा कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो जाएगा, फिर मैं मम्मी को अपने साथ ले जाऊंगा। अभय बोला, मेरी पढ़ाई का क्या होगा? चाचा, अब मुझे बैंक से एजुकेशन लोन दिलवा दीजिए, नीलू ने कहा। पहले मैं भाभी जी के सवाल का जवाब देता हूँ, केशव गंभीर स्वर में बोला। भैया के जीवन के काल में आप मेरी भाभी थी। अब जब भैया नहीं रहे, स्वर्गवासी हो गए हैं, मेरे घर में आपका रुतबा माँ का है, नीरजा की सास का है। माँ के गुजर जाने के बाद आपने मेरा पालन पोषण देवर की तरह नहीं, माँ बनकर किया था। अब है ये सिर्फ तेरी और नीलू की ही माँ नहीं है, मेरी भी माँ है, हम सबकी माँ है। अब रही बात अभय तेरी बातों का, तो भाभी माँ को मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे पास भी ये बेटे के घर जा रही हूँ कहकर जा सकती है, हमेशा के लिए नहीं। रही बात नीलू के एजुकेशन की, तो जैसा भाई करते थे वैसा ही आगे भी चलेगा। तुम दोनों भाई बहन का सभी खर्चे अब तुम्हारा चाचा उठाएगा। कमी पैसों की नहीं है, इनके डिपार्टमेंट से फंड वगैरह मिलना बाकी है। लाइफ इंश्योरेंस का पैसा भी मिलने वाला है। 2-3 महीनों में फैमिली पेंशन भी मिलने लगेगा। प्रभा देवी धीरे से बोली। वही तो भैया जीते जी अपनी सारी जिम्मेदारी निभा कर गए हैं। अपने न होने के बाद की जिम्मेदारी भी वे जीवन बीमा के रूप में पूरा कर गए हैं। अबे नीलू, तुम दोनों अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान दो, भाभी की फिक्र मैं करूँगा। चाचा आपका इलाज चल तो रहा है, वैसे अपने बारे में नए सिरे से मैंने विचार किया है। थोड़ी बहुत इंटरनेट
और यूट्यूब वगैरह पर सर्च भी करके अपना ज्ञानवर्धक किया है। निष्कर्ष ये पाया है कि मुझे शारीरिक नहीं मानसिक विकार हुआ है, जिसका इलाज मैं करवा लूँगा। वैसे भी मेरा शरीर जैसा भी हो, मेरी तनख्वाह कम नहीं हुई है। मेरी आमदनी आज भी उतनी ही है जितनी कि अगर मैं स्वस्थ होता तो मेरी होती। बेटा, मेरी सैलरी उतनी है, करोड़ों लोगों की हसरत है कि काश उतना वेतन उन्हें मिलता। और फिर इस आमदनी का, इस नौकरी का सूत्रधार भी तो भाई भाभी ही है। उन्होंने जो रोपा लगाया था वही अब फलदार वृक्ष बनकर उनके बच्चों की परवरिश करेगा। गोलू, जो अब तक अपने खिलौनों में व्यस्त था, एकाएक पास आया और प्रभा देवी के बगल में बैठकर बोला, बड़ी मम्मी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। गोलू, अब तू मुझे बड़ी मम्मी नहीं बोलेगा, दादी बोलेगा। क्या बोलेगा? दादी। ना समझ गोलू, जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जिद भरे स्वर में बोला, नहीं, मैं दादी नहीं बोलूँगा, मैं बड़ी मम्मी ही बोलूँगा। भूख लगी है, खाना दो। सभी के होठों पर एक मुस्कान रेंग कर रह गई। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।